और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार आजकल जो कृषि बल लेकर आई है उसके पीछे सरकार का एक ही मकसद है, किसानों को उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करना। साथ ही पुरानी प्रणाली को समाप्त न करके नए बिलों द्वारा इसमें और अधिक सुधार करके इसको अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने का है, ताकि किसान कृषि में निवेश कर सकें। रही बात पहले बिल की, तो इसमें किसानों को अपने उत्पादों को देश के किसी भी कोने में बेचने की आज़ादी दी गई है। वहीं दूसरे बिल में किसानों को अनुबंध खेती के बारे में प्रोत्साहित किया गया है। इसके आने से एग्रो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कृषि में निवेश बढ़ेगा और किसानों को आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। रही बात तीसरे बिल की, इसके अंतर्गत किसान अपने उत्पाद को कितनी भी मात्रा में कितने भी समय के लिए स्टोर कर सकता है और जब भी इस उत्पादों का इनको अच्छा मूल्य मिले तब उनको बेच सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन बिलों से आने से किसानों को लाभ ही लाभ मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश का विकास होगा। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा है मौसम का मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार। आपकी पसंदीदा खेत खलिहानों की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। किसानों को सस्ती दर पर मिलेंगे कृषि यंत्र। प्रदेश में जैतून तेल के उत्पादन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हल्दी की नई किस्म विकसित और बेर को बचाएं फल मक्खी से। प्रदेश में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसान यहां से सस्ती दर पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। प्रदेश की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तेजी से कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पिछले दिनों बनेठी, कलवाड़ा, सरनाचौड़, चीमनपुरा, कुजोता और मुरलीपुरा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसान इन सेंटर से ट्रैक्टर, हल, रोटावेटर, ट्रॉली, थ्रेसर सहित दूसरे कृषि उपकरण किराए पर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू कर चुकी है। प्रदेश में इस साल जैतून तेल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। करीब 9000 किलोग्राम से ज़्यादा जैतून तेल का उत्पादन इस साल हुआ है। प्रदेश में जैतून की खेती नए कीर्तिमान बना रही है। मौसम अनुकूल होने के कारण इस साल जैतून का अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। अच्छे उत्पादन के साथ साथ तेल का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 9000 किलोग्राम से ज़्यादा जैतून तेल का उत्पादन हुआ है। ROCL के प्रभारी अधिकारी SS शेखावत ने बताया कि जैतून से ऑयल निकालने के लिए लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी स्थापित है। इस साल राजकीय फार्मों पर आए उत्पादन से करीब 5017 किलोग्राम और किसानों के यहां आए उत्पादन से 4132 किलोग्राम ऑलिव ऑयल का उत्पादन मिला है। उन्होंने बताया कि इस साल जैतून के फलों में तेल की मात्रा 19.5% दर्ज हुई है। तेल की यह मात्रा अंतर्राष्ट्रीय औसत के करीब है। कृषि वैज्ञानिकों ने हल्दी की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को NDH 98 नाम दिया गया है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के कृषि वैज्ञानिकों ने हल्दी की नई किस्म NDH 98 विकसित की है। नई किस्म की खेती वर्ष भर की जा सकती है। यह किस्म अन्य किस्मों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता वाली किस्म है। नई किस्म में पीलापन 5% और लीफ ऑयल की मात्रा 1 से 2% है।
किसान भाइयों, बेर की फसल को इस समय फल मक्खी नुकसान पहुंचा सकती है। बेर की फसल में फल मक्खी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत नियंत्रण करें। किसान भाइयों, मौसम को देखते हुए बेर की फसल में फल मक्खी नुकसान पहुंचा सकती है। फल मक्खी के लक्षण दिखाई देने पर क्यूनोल फोस 25 EC 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद करें। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह चाहता है कि उसे अपनी मेहनत का परिणाम मिले। उसी तरह से हमारे किसान भाई भी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो भी चाहते हैं उन्हें भी अपनी फसलों का उचित दाम मिले। तो आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। बाजरा के भाव। अलवर की मंडी में 1325, टोंक की मंडी में 1300, लालसोट की मंडी में 1306, बारा की मंडी में 1372 और कोटा की मंडी में 1400 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों के भाव। अलवर की मंडी में 5500, टोंक की मंडी में 5500, लालसोट की मंडी में 5500, बारा की मंडी में 5314 और कोटा की मंडी में 5201 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। चना के भाव। अलवर की मंडी में 4500, टोंक की मंडी में 4050, लालसोट की मंडी में 4125, बारा की मंडी में 4480 और अंत में कोटा की मंडी में चना के भाव 4550 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे व दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलवर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, भरतपुर, झुंझुनू और सीकर में तेज कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर में चलने वाली शीतलहर का असर अब पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर जिले का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। कोटा का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। बीकानेर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अंत में उदयपुर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का किसान भाई किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ईश्वरलाल जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, जल की हर बूंद बहुमूल्य है और उसका कैसे हम संधारण करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके और उसका उत्पादन के रूप में उसका उपयोग कर पाएँ। पहले विभिन्न विभाग थे, वो अलग अलग कार्य करते थे और अलग अलग कार्य करने की वजह से जो जल संसाधन विभाग अपना वाटर सोर्सेज है उनका क्रिएशन कर रहा था, कृषि विभाग उनका कैसे उसका पानी का सदुपयोग है वो कर रहा था, वाटर शेड अलग से अपनी संरचनाएं बना रहा था। तो इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि इन सारी योजनाओं को एक छाते के नीचे कैसे लाया जाए और इनका बेहतर तालमेल विभागों के साथ में करके और किसान जो हमारा लास्ट उपभोक्ता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन योजना का लाभ कैसे मिले। तो इस उद्देश्य को लेके वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था
वो विभिन्न विभागों को, जो भी किसानों से पानी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको एक छाते के नीचे लाना और उनका बेहतर उपयोग करके हमारा जो कृषि का उत्पादन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और उसका कैसे प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करना है। ये इस थीम के साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जितना भी जो चाहे सतही जल हो, भूजल हो या ग्लेशियर से हो या जो भी है, उनका विभिन्न विभागों के माध्यम से कैसे जल संग्रहण हो, संचयन हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे सुधारा जाए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बाद में किसानों के खेतों तक पानी पहुंच गया तो उसको हम जो प्रवाह सिंचाई, फ्लड इरिगेशन के द्वारा उसका अधिकतम जो नुकसान होता था पानी का, उसको कैसे बचा के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से, चाहे स्प्रिंकलर हो चाहे ड्रिप हो, इन योजनाओं के द्वारा कैसे प्रत्येक बूंद का सदुपयोग किया जाए, वो इस योजना को लेके और इसका मेन मोटो रखा गया था। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य रूप से 4 घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ योजना, जिसको AIB कहते हैं, और इस कार्यक्रम को जल संसाधन विभाग देख रहा है और इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी राष्ट्रीय स्तर की बृहद परियोजनाएं हैं, जैसे 2 स्टेटों के बीच में नर्मदा सरोवर है, भाखड़ा नांगल डैम है, इस तरह के जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको समयबद्ध कैसे पूरा किया जाए और समयबद्ध पूरा करके और किसानों तक उस पानी का कैसे सदुपयोग हो, कैसे पहुंचाया जाए। तो ये हमारा जो त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना है उसमें जल संसाधन विभाग करता है। दूसरा इसका मुख्य जो घटक है वो है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी भी जल संसाधन विभाग देख रहा है और इसमें हर बूंद को खेत तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके अंदर जो जल संसाधन विभाग है वो मोटे रूप से जितने भी हमारे जो बृहद है, मीडियम है या जितने भी जल संग्रहण के ढांचे हैं उनको विकसित करता है और उनको विकसित करके और उस पानी का कैसे एक सही तरीके से वितरण खेतों तक हो। इसलिए जो भी हमारी जो संरचना है, जैसे नहर है, वितरिकाएँ हैं, वो सारे बना के और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी पुराने हमारे जो भी जल संग्रहण ढांचे हैं वो या तो ख़राब हो गए होंगे, टूट फूट गए, या उनका प्रॉपर वितरिकाएँ नहीं होने के कारण सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो इसमें रिपेयर, रेस्टोरेशन और रिनोवेशन, ये तीनों काम हैं। मरम्मत का भी है, पुनर्स्थापन का भी है और नवीनीकरण का कार्य भी किया जाता है। तो ये भी जल संसाधन विभाग करता है। और तीसरा मुख्य घटक है प्रत्येक बूंद अधिक उत्पादन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसके अंदर कृषि विभाग व उद्यान विभाग इसको देखता है। जब हमारा पानी खेत तक पहुंच जाता है तो प्रत्येक बूंद का सदुपयोग कैसे हो, इसको विशेष रूप से देखने वाली बात है कि जैसे नहर का पानी वहां तक पहुंच गया, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, पानी का उपयोग हो रहा है, उसमें 40% पानी काम में आ रहा है और 60% पानी वेस्टेज जा रहा है। तो खेत तक पहुंच गया, उसमें कैसे डिग्गी निर्माण हो, कैसे फार्म पॉन्ड बनाया जाए, फार्म पॉन्ड बना के जो भी है उस पानी को खेत तक ले जाने के लिए पाइपलाइन डाली जाए, पाइपलाइन के बाद में फव्वारा लगाया जाए, ड्रिप लगाया जाए, ताकि हमारी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हो। फिर जैसे हमने डिग्गी और फार्म पॉन्ड बना लिया तो उससे पानी कैसे लिफ्ट हो, उसके लिए चाहे सोलर पंप हो, चाहे डीजल पंप हो, चाहे इलेक्ट्रिक पंप हो, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप में हम कवर करते हैं। और चौथा मुख्य घटक है वो वाटर शेड का है। वाटर शेड के अंदर हमारा जो भी एक वाटर शेड एरिया है 10,000 हेक्टेयर का हो सकता है, 20,000 हेक्टेयर का हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उसमें जो भी कृत्रिम पानी जो हमारा नेचुरल पानी बरसात का आता है, उस बरसात के पानी को कैसे रोक के हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जाए। एनीकट है, खड़ीन है, तलाई है, ये बना के कैसे उस पानी को रोका जाए, उसमें कैसे चारागाह का विकास किया जाए, कैसे मेड़बंदी करके पानी को रोका जाए, कैसे वो है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमारा जो लिवलीहुड है उसको कैसे विकसित किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें वाटर शेड कंपोनेंट है उसके अंदर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 घटक हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जहाँ वाटर सोर्सेज से हमने जो है जल संसाधन विभाग है
उसने ये सारे वाटर सोर्स भी क्रिएट कर लिए, खेत तक वितरकों के द्वारा पानी भी पहुंचा दिया, लेकिन प्रत्येक बूंद का कैसे सदुपयोग किया जाए, तो इसमें कृषि विभाग का आता है। तो कृषि विभाग का मेन रोल है, एक तो फार्म पॉन्ड, खेत तलाई बनाते हैं। खेत तलाई में जो भी हमारा खेत का जो कैचमेंट एरिया होता है, उसमें जितना भी बरसात का पानी आ जाए उसको निचले क्षेत्र में कैसे इकट्ठा करें, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो दिनों दिन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जो पहले 295 ब्लॉक थे उसमें 245 डार्क जोन में आ गए थे, मुश्किल से 50-55 ब्लॉक हैं वो उसमें सेफ जोन में बचे थे, अब ब्लॉक और भी बढ़ा दिए हैं। तो हमारा कैसे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए, तो कच्चे फार्म पॉन्ड भी हैं और प्लास्टिक लाइनिंग में फार्म पॉन्ड बनाते हैं। तो उसके लिए हम 20 बाई 20 बाई 3 का, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। एक फार्म पॉन्ड जो खेत का निचला हिस्सा है जहाँ पे पानी पूरे खेत का आ सकता है, वहाँ पे फार्म पॉन्ड का निर्माण करते हैं। और उस फार्म पॉन्ड की जो इकाई लागत है वो कच्चे फार्म पॉन्ड की 1,05,000 रुपये रख रखी है, और जो प्लास्टिक लाइनिंग पे है उसकी 1.5 लाख रुपये रख रखी है। इस पे सरकार है वो 50% अनुदान देती है, और राज्य सरकार ने इसके ऊपर भी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 50% अनुदान के अलावा राज्य सरकार ने 10% एडिशनल टॉपअप सब्सिडी उनको दे रखी है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पॉन्ड का करके हम बरसात के पानी का संग्रहण कर पाएँ। दूसरा हमारा डिग्गी का निर्माण है कि जहाँ कैनाल एरिया है वहाँ पे फ्लड इरिगेशन होता है और अंतिम छोर तक पानी नहीं जा पाता, या हमारी ऐसी क्रिटिकल पोजीशन आती है कि पानी तो आ गया लेकिन अब वो 10 बीघा है, 10 बीघा को हम सिंचाई 5 बीघा को कर पाते हैं, फिर बारी बदल गई 5 बीघा को नहीं कर पाते, या बारी हमारी 20 दिन या 25-30 दिन से आ रही है और हमारे को आवश्यकता है 15 दिन से पानी की, तो 15 दिन में पानी कहाँ से लाएँ। इसके लिए नहर के छोर पे डिग्गी निर्माण किया जाता है, और डिग्गी निर्माण में जब भी आपका सरप्लस पानी, बरसात का पानी भी आएगा, और जब भी सरप्लस पानी नहर आई आप उस डिग्गी को भर लेते हैं और बाकी सिंचाई कर लेते हैं। तो जब हमारा क्रिटिकल पोजीशन आती है, लाइफ सेविंग इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब डिग्गी से पानी हम लिफ्ट करके और खेत की सिंचाई कर लेते हैं। दूसरा सबसे मोटी फ़ायदा ये भी है कि यदि हमारे पास डिग्गी और फार्म पॉन्ड नहीं है तो हम क्या फ्लड इरिगेशन पे जाएंगे, और फ्लड इरिगेशन में हमारा पानी का ज़्यादातर नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 40% तक होती है, 60% पानी वेस्टेज चला जाता है। तो उस सिंचाई क्षमता को कैसे, दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, तो हमारे पास डिग्गी और फार्म पॉन्ड हैं तो हम उसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप सेट लगा के पाइपलाइन के माध्यम से हम सिंचाई दक्षता को बढ़ा सकते हैं। अब इश्यू आता है कि उसमें जब आता है एक ट्यूबवेल से पानी, ज़्यादातर ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे अब पानी अंडरग्राउंड पानी बहुत कम हो गया और पानी की निकासी नहीं होती है, तो खेत में पानी पहुँच नहीं पाता। तो हम यदि कम पानी का दबाव के साथ में आ रहा है तो उस पानी को इकट्ठा करके जल हौज का निर्माण कर लेते हैं, और जल हौज में एक साथ पानी इकट्ठा करके और उसके बाद में खेतों तक स्प्रिंकलर और ड्रिप और पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाते हैं। तो उसमें भी इकाई लागत जो 1.5 लाख रुपए मान रखी है, उसका 60% तक है वो अनुदान इस पर दिया जाता है। इसके बाद में पानी को इन जो फार्म पॉन्ड, जल हौज, डिग्गी जो भी है या ट्यूबवेल है, वहाँ तक खेतों तक, जैसे खेत कोई 500 मीटर पे, कोई 1000 मीटर पे है, तो वहाँ कैसे पानी को पहुँचाया जाए, और जो हमारा कन्वीनियंस लॉसेज हो रहा है वहाँ तक पानी पहुँचाने में, उस नुकसान को कैसे बचाया जाए, इसके लिए पाइपलाइन को लिया गया है। और पाइपलाइन के अंदर हम लागत का 50% या 15,000 रुपये तक उस पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। ये आपका HDP की भी हो सकती है, PVC की भी हो सकती है, और लो फ्लड ट्यूब होती है उस पर भी होता है। तो HDP पाइपलाइन है, उस पर 50 रुपये यूनिट कॉस्ट मानी है, और PVC पे 35 रुपये है, और लो फ्लड ट्यूब पे है वो 20 रुपये मानी है। तो इसमें इकाई लागत का 50% तक इस पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि वो पानी खेत तक बिना नुकसान के पहुंच पाए, और हमारे जो जितना भी पानी है उसके प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हो पाए। तो इन जो ये कंपोनेंट है उसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हमारा डिग्गी और फार्म पॉन्ड बन गया, अब हम उसके बाद में हमारे को स्प्रिंकलर और ड्रिप है, उस पर विशेष ध्यान देने की बात है
कि ताकि प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करें। यदि हम फव्वारा सिंचाई को अपनाते हैं तो हमारी जो सिंचाई दक्षता है वो 60 से 70% बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पे 30% का ही नुकसान होता है। यदि हम बूंद बूंद सिंचाई योजना को अपनाते हैं तो हमारी सिंचाई दक्षता 80 से 90% हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा 10 से 20% पानी का नुकसान होता है। तो ये जो योजनाएं हैं इन पे भी विभाग है वो काफ़ी अनुदान उपलब्ध करवाता है। और जो हमारा ये स्प्रिंकलर है, फव्वारा सिंचाई है, रेनगन है, मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, इन पे अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। फव्वारे के ऊपर लागत का जो जनरल फार्मर हैं उनको 50%, ST SC लघु सीमांत को है वहाँ इकाई लागत का 60% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। और ये 1 हेक्टर से लेके 5 हेक्टर तक इस पे अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा जो बूंद बूंद सिंचाई है वो बूंद बूंद सिंचाई के अंदर भी हम अनुदान उपलब्ध करवाते हैं, उसमें भी 1 हेक्टर से लेके और 5 हेक्टर तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। और ये अलग अलग साइज़ की होती है, ज़्यादा बड़ी दूरी पे है पेड़ बगीचा है तो बगीचे पे आप 15 बाई 15 पे 20 बाई 20 पे होते हैं, और क्लोज स्पेसिंग पे जैसे सब्जी उगा रहे हैं तो 1 बाई 1.5 पे भी हो सकती है, आधा बाई 1 फीट पे भी हो सकती है। तो इसमें भी अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, और ये अनुदान 10,000 रुपये से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक हो सकता है। तो ये स्प्रिंकलर और ड्रिप पे अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। अब ये जो सबसे मोटी बात है इस योजना की है, ये व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं सारी, ये किसानों को इसका अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अब इसकी मॉनिटरिंग की बात है कि इसका जो भी प्लान बनता है वो सारा प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनाया जाता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है जिसके कलेक्टर चेयरमैन होते हैं, और जो एक सदस्य विभाग हैं, सभी विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है। डिस्ट्रिक्ट प्लान में चाहे वो PDMC का हो, चाहे जलधारा का हो, चाहे वो सारा होके और डिस्ट्रिक्ट से प्लान बन के आता है। फिर एक इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप होता है वो जो स्टेट लेवल पे बनाता है, और उसका अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर करता है। तो इन जिलों से जो भी प्लान बन के आता है उनका किस तरह से समन्वय हो, कैसे बेहतर उपयोग हो, कैसे इसका कौन सा प्रोजेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप है वो करता है। इसके बाद में स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो विभिन्न विभागों के जितने भी सेक्रेटरी होते हैं वो सारे बैठ के और इन योजनाओं पे चर्चा करते हैं, और जो भी परियोजनाएं सही होती हैं उनका एक्शन प्लान अप्रूव करके और भारत सरकार को भिजवाया जाता है, ताकि भारत सरकार उनको स्वीकृति दे और योजनाएं हों। तो ये सभी विभाग एक साथ बैठेंगे तो जो किसानों के हित में जुड़ी हुई सारी योजनाएं हैं, चाहे वो जल संसाधन विभाग की हों, चाहे वाटरशेड की हों, चाहे कृषि विभाग की हों, तो वो सारे के सारे बैठ के और उस पर विचार करते हैं और उन परियोजनाओं का अनुमोदन करके और उनको केंद्र सरकार से भिजवाते हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 60% केंद्र सरकार उपलब्ध करवाता है और 40% राज्य सरकार उपलब्ध करवा के और किसानों को ये लाभ दिया जाता है। तो ये जो हमारी जो सारी स्कीमें हैं उनको एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाके और विभिन्न विभागों का समन्वय करके किसानों को लाभ दिया जाता है। साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।